ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्विज के बाद जो बेसिकली आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये किया था कि व्हाट इज रीमन टेंसर और उसके फार्मूला को आपने किस तरह से मेमोराइज करना है, लाइक इसका फार्मूला कैसे आपको मेमोराइज रहेगा। फार्मूले की आपको मैंने फिलॉसफी बताई थी, इसको इंडिसेस बैलेंस कैसे होते हैं, उस सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो ये टर्म्स को कैसे आप लोगों ने मेमोराइज रखना है ये आपको मैंने बताया था। रीमन टेंसर का, फिर रिची टेंसर के बारे में बताया था, देन रिची स्केलर, ठीक है। और ये इंडेक्स को अपर लोअर करना अगर मीट्रिक टेंसर के साथ, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है। एंड वालेकुम नाउ, सर। वालेकुम सलाम बच्चे। तो सर मैं सुझाव दूं स्टार्ट। सर ओके जो बच्चे, क्विज टीम पे नहीं अपलोड हुआ था तो मैंने आपको इनबॉक्स कर दिया था व्हाट्सएप पे, तो मेरे मार्क्स नहीं लगे हुए। वो मैं देखूंगा, अभी मैंने कोई नहीं चेक किए, जो मुझे टीम पे आए हैं जस्ट मैंने वो चेक किए। दूसरे मैं क्विज देखूंगा जो विद इन टाइम आए हुए हैं मेरे पास, यानी कि जो हमारा ड्यू टाइम था उसके अंदर जो आए हुए हैं, एटलीस्ट 5 मिनट के डिफरेंस में अगर कोई आया हुआ तो वो मैं मार्क्स अपलोड कर दूंगा। इस सब के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने टीम ओके के सर। अलावा किसी और जगह पे अगर जमा करवाया होगा, तो अगर विद इन टाइम मुझे वो मिल गया था, जो भी हमारा ड्यू टाइम था, क्लोजिंग टाइम सॉरी, जो क्लोजिंग टाइम था टीम पे, अगर उस टाइम के अंदर मुझे वो मिले हुए हैं तो मैं वो चेक कर दूंगा और मार्क्स आपके अपडेट हो जाएंगे पोर्टल पे। ओके, तो ये हमारे पास रीमन टेंसर, रिची टेंसर, रिची स्केलर, इस सब के फार्मूलाज पढ़े थे। एंड देन मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर का या किसी टेंसर का, बेसिकली किसी टेंसर का आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करते हैं। और कोवेरिएंट डेरिवेटिव को सेमी कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे वी ए बी सेमी कॉलन सी है। और इसको ओपन जब करते हैं तो वी ए बी कोमा सी है, तो कोमा जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने लिखा हुआ, कोमा जो है पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और सेमी कॉलन जो है वो बेसिकली कोवेरिएंट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जब भी आप कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लोगे तो देन जो टर्म एक्सपेंड होती है तो वो प्लस के साइन के साथ होती हैं। लेकिन अगर कोवेरिएंट ही टेंसर हो और कोवेरिएंट टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव ही लिया जाए तो देन हमारे पास माइनस साइन आता है। जैसे यहाँ पे देखो तो ये वी ए बी जो टेंसर था, दैट वाज द कोवेरिएंट टेंसर का कोवेरिएंट ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई किया, ये देखो टर्म्स में माइनस साइन आया। लेकिन अगर कंट्रा वेरिएंट का डेरिवेटिव कोवेरिएंट डेरिवेटिव लोगे, ये कंट्रा टेंसर था हमारे पास वी ए बी, तो देन ये देखो टर्म्स में क्या आया, प्लस आया। तो ये मैंने मिक्स टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई किया था, जब ए वाले का के हिसाब से किया देन प्लस साइन, और जब बी वाले के को वाले के रिस्पेक्ट से किया देन देयर वाज द माइनस साइन। अब ये फार्मूलाज कैसे बने, टर्म को कैसे करना है, इंडिसेस कैसे बैलेंस होंगे, किस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इन फार्मूलाज को मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये थोड़ा सा क्विक सा मैंने आपको रिव्यू दिया। और ये आपको मैंने एज अ प्रैक्टिस मैंने कहा था कि इनके कोवेरिएंट के फार्मूलाज आप लोगों ने एक्सपेंड करने हैं कि वो फार्मूलाज क्या होते हैं, ताकि कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपको अप्लाई करना आता हो, ठीक है। आज की क्लास में इन्हीं फार्मूलाज की बेसिस के ऊपर रीमान टेंसर, रिची टेंसर और रिची स्केलर वगैरह और कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है, आज इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि ये बेसिकली अगर कोई भी लाइन एलिमेंट गिवन है, कोई भी आपके पास लाइन एलिमेंट या स्पेस टाइम गिवन है, तो उस स्पेस टाइम की ये सारी चीज़ें किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाउ टू फाइंड द रीमान टेंसर, रिची टेंसर एंड रिची स्केलर। बेसिकली ये मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बता देना था, लेकिन क्विज में काफ़ी टाइम लग गया और इस वजह से फिर वो हम इसको कवर अप नहीं कर सके। जी बच्चे, आपने जो फाइंड करने के लिए दिए थे, इसमें जो थर्ड वाला है वो बता दे, वो समझ नहीं आ रहा था। थर्ड वाला ये वाला, यस, इसमें कंफ्यूजन हो रही थी। इसमें बच्चे क्या कंफ्यूजन है, इसमें ये देखो ना कि हमारे पास कि बेसिकली इसमें दो कंट्रा में और दो को में थे, ठीक है। तो पहली बात, अगर ये नहीं कि आपके पास, अगर मैं इसको रिवाइज भी कर दूं तो पहला तो एज इट इज आ जाएगा वी ए बी सी डी कोमा अल्फा एज इट इज, ठीक है। देन दो दफा तो प्लस साइन के साथ आएगा, क्योंकि ए और बी दो कंट्रा इंडिसेस हैं तो उनके लिए क्रिस्टोफर सिंबल और दफा प्लस के साथ, और दो ही को में है तो दो दफा ही आप इसको को के साथ आप इनको लिख देंगे क्रिस्टोफर सिंबल एंड देयर इज अ वेक्टर। अब इनके इंडिसेस हम लोगों ने पॉइंट आउट करने हैं।
जब इंडिसेस की बारी आएगी तो उसको अगर आप देखो तो पहले क्या है हमारे पास, लेट्स से अगर कंट्रा है तो ए वाला है, यानी कि कंट्रा अगर है तो ए और बी है, तो पहले किस सिंबल में यहाँ पे ए आ जाएगा और दूसरे में बी, क्योंकि पहले हम कंट्रा का ले रहे हैं लेट्स से, क्योंकि प्लस लगाया तो ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कि इधर से आपने इस जगह से ये यहाँ पे क्या था बेसिकली ए बी सी डी, तो बेसिकली यहाँ से ए जो है वो शिफ्ट हुआ, पहले हमने कंट्रा के हिसाब से ए के हिसाब से लिया, तो ए को आपने किस पर सिंबल पे शिफ्ट किया, तो जब ए यहाँ से खत्म हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा इस जगह पे वी, अगर कोई आप न्यू इंट्रोड्यूस करवा लें ई ए बी सी डी है तो ई इंट्रोड्यूस करवा लें ई, और साथ क्या रह जाएगा बी रह जाएगा, और नीचे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से, अल्फा के रिस्पेक्ट से है, तो हर क्रिस्टोफर सिंबल में अल्फा तो लाजमी आएगा, अल्फा 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 एंड अल्फा, तो अल्फा आ गया। ई आपने नया इंट्रोड्यूस करवाया ना यहाँ पे, ई आपने एक डमी में इंट्रोड्यूस करवाया वो बैलेंस करने के, क्योंकि ए तो क्रिस्टोफर सिंबल में शिफ्ट हुआ था, तो ई नीचे भी क्रिस्टोफर सिंबल में ई ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ई आपने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट में बेसिकली यहाँ पे क्या था वी ए बी एंड सी डी, तो अब यहाँ पे क्या शिफ्ट हो गया, बी शिफ्ट हो गया क्रिस्टोफर सिंबल पे, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा जी नया एक डमी इंडेक्स आ जाएगा, जो कि डमी के तौर पे हमने क्या लिया था जी ई लिया था, तो ए इंटू ई, और क्रिस्टोफर सिंबल में भी अल्फा के साथ यहाँ पे ई आ गया। अब हमारे पास अगेन ये क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो अब क्योंकि अब कंट्रा को नहीं छेड़ना हमने, ए बी तो एज इट इज रहेंगे, अब हम को के हिसाब से जा रहे हैं सी और डी, को के हिसाब माइनस साइन होता है, हम को वाले को छेड़ेंगे, तो को में क्या था सी को पहले पिक कर ले, सी अल्फा के साथ आ जाएगा, तो सी की जगह पे क्या आ गया हमारे पास नया एंटिटी जो कि डमी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, दैट वुड बी ई, जब ई यहाँ पे आया तो ई को बैलेंस करने के लिए क्रिस्टोफर सिंबल के ऊपर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ से डी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले सी कर चुके हैं ना को का, तो अब इस एंटिटी को शिफ्ट करोगे तो देयर वुड बी अ डी, और डी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी की जगह पे आ गया हमारे पास डमी, डमी क्या था ई, यहाँ पे ई आ गया और ई इधर भी क्या मिल जाएगा आपको ई मिल जाएगा, तो ये इसकी टर्म आपके पास एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। समझ आ गई बात की? ओके यस सर थैंक्स। ओके, तो जितने मर्जी आपके पास इंडिसेस हों, आपने देखना है कि इंडिसेस कंट्रा है या को है, और उनको बारी बारी आपने शिफ्ट करते जाना क्रिस्टोफर सिंबल्स के ऊपर, और साइन का आपने ख्याल रखना है कि प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, और जिस क्रिस्टोफर सिंबल को शिफ्ट करोगे उसकी जगह पे डमी इंडेक्स आ जाएगा। अब वो चाहे ए बी सी डी हो, चाहे अल्फा बीटा गामा हो या एक्स वाई जी हो, कोई भी आपके पास इंडिसेस यू वी के फॉर्म में हो, व्हाटसोएवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको के इन फार्मूलाज को आप रटा नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो वो लाजमी नहीं कि ए बी सी डी की फॉर्म में हो, वो अल्फा बीटा की फॉर्म में हो, एक्स वाई की फॉर्म में हो सकता है, तो आपको जब तक इंडिसेस बैलेंस नहीं करने आएंगे और आपको ये सेंस नहीं समझ लगेगा कि हम कैसे लिख रहे हैं तब तक आपको ये एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, ये फार्मूला हो गया। अब हम आज के लेक्चर पे आते हैं, हाउ टू फाइंड रीमान टेंसर, रिची टेंसर एंड रिची स्केलर। फार्मूला बनाने हम पहले सीख चुके हैं, एग्जांपल में आते हैं हम कि सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो पहले बिल्कुल बेसिक लेता हूँ मैं, यूनिट स्फीयर लेता हूँ, तो क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, फाइंड लेट्स से रीमान टेंसर, रिची टेंसर and Ricci scalar for the unit sphere। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है जी। अब जब क्वेश्चन गिवन है तो इट मीन टू से कि अब आपको यूनिट स्फीयर का मीट्रिक टेंसर पहले पता होना चाहिए। सिंपल ये स्टेटमेंट लिखी होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे लेट्स से लॉन्ग में या व्हाटसएवर किसी शॉर्ट की फॉर्म में भी, जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा जैसे स्टेटमेंट गिवन होगी,
अब आपको यूनिट स्फीयर का मीट्रिक टेंसर पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। अब यूनिट स्फीयर का वी हैव मीट्रिक टेंसर फॉर यूनिट स्फीयर, वो क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू GAB, वो मीट्रिक टेंसर को GAB से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट स्फीयर की बात हो रही है तो दैट वुड बी 2/2 1 0 0 एंड साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं थीटा एंड फाई, यानी कि जो 1 है वो थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और 2 को रिप्रेजेंट करेगा फाई को, ठीक है। अब जो मेन चीज है कि जब ये आपके पास आ गया, अब आपको पता है कि यूनिट स्फीयर का ये मीट्रिक टेंसर आ गया, अब आपने फाइंड क्या करना है, रीमान टेंसर, रिची टेंसर एंड रिची स्केलर। अब ये तीनों वैल्यूज आप तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक आपको वो दो चीजें ना आती हों, मेनली कि क्रिस्टोफर सिंबल्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। क्यों, अगर आप देखें हमारा रीमान टेंसर का फार्मूला तो इसमें सारे के सारे क्या हैं, क्रिस्टोफर सिंबल्स के कॉम्बिनेशन है। रिची टेंसर में भी क्रिस्टोफर सिंबल की कॉम्बिनेशन है इसी में। और रिची स्केलर में बेसिकली जो इंडेक्स का बैलेंसिंग है ये वो चीज़ है, GBD एंड RBD, दोनों BD एंड BD डमी इंडिसेस हैं। तो आपको अगर इसका रीमान टेंसर फाइंड आउट करना है यूनिट स्फीयर का, तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स क्या पूछा गया है बेसिकली कि पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि टू फाइंड Riemann tensor, we need to find all non-zero क्रिस्टोफर सिंबल्स, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो G11 जो है वो है इक्वल टू 1 के, और ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। G11 जो है ना ही 1 पे डिपेंड करेगा ना ही 2 पे डिपेंड करेगा। और G22 क्या है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा है तो इट मीन टू से कि जो G22 है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 पे। 1 पे। यानी कि अब आपके पास जो नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स मिलने हैं वो 1 2 2 या 2 2 1 इस तरह के कॉम्बिनेशंस में आपको मिलेंगे, बाकी सारे क्या होंगे, 0। सो वी हैव नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स। मैं फाइंड नहीं कर रहा, वो आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। अब तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अब 1 2 2 एक तो नॉन जीरो मिलेगा आपको, और एक आपको यहाँ मिलेगा यहाँ से 2 1 2, और कोई भी नहीं बनेगा इसमें 1 2 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता हो, क्योंकि ये हमारे पास जनरल फॉर्म क्या थी किसी सिंबल की, ABC। ए की जगह पे यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ तो 2 आएगा। तो हमने इनको एक्सपैंड किया, लेकिन हमें 1 2 2 वाला कॉम्बिनेशन इनमें से चाहिए थे। तो जो सिर्फ ये दो ही हैं, 1 2 2 और 2 1 2। यहाँ 2 1 2 की सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगी हमारे पास, 2 2 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स। 1 2 2 का जो आंसर आता है ये आपने खुद फाइंड आउट कर लेना, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कोस थीटा। एंड 2 1 2 या 2 2 1 इसका जो आएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। यहाँ आप लिख सकते हैं कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास आएंगे जी नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स। ये सारे सिर्फ हमारे पास क्या है जी, नॉन जीरो है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि इन नॉन जीरो की बेस पे आपके पास अब आगे फर्दर क्या होगा, हमारे पास रीमान टेंसर, रिची टेंसर और रिची स्केलर्स वगैरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगर आपने रीमान टेंसर फाइंड आउट करना है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या थी हमारे पास, RABCD, ठीक है।
और इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। फार्मूला था ABD, C, ठीक है जी, माइनस ABC, D प्लस AEC and EVD माइनस AED एंड प्रोडक्ट में EVC। अब ये हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल्स की इसमें फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये बेसिकली जो यहाँ पे कोमा C है, ये दोनों क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू C एंड विद रिस्पेक्ट टू D। और क्योंकि ये हमारे पास 2/2 का मेट्रिक है, तो ABCD की जो वैल्यूज हैं वो जस्ट 1 से लेके 2 तक ही वेरी करेंगी, ठीक है। अब इसमें देखो कि कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। पहली बात, अगर हमें रीमान टेंसर फाइंड आउट करना हो तो कितने इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो नंबर्स में अगर आप ABCD को एक्सपेंड करें तो आपके पास अगर आप लिख सकते हैं पहले R1 BCD एंड दूसरा क्या आ सकता है यहाँ पे R2 BCD। जस्ट हमने भी क्या किया, 1 को एक्सपेंड किया, ठीक है। आगे देखो, अगर हम फर्दर इसको एक्सपेंड करता हूँ तो डेट वुड बी 1, B की जगह पे 1 रख लें, CD एंड देन फिर B को एक्सपेंड कर लें तो R1 2 CD, सिमिलरली R2 1 CD एंड R2 2 CD। फर्दर आगे जाओगे तो C को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा और D को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर मैं कोई एक टर्म करता हूँ R1 1, C की जगह पे फिर 1 एंड D, R1 1 2 D, ठीक है। ये एक्सपैंड हुआ। जब इसको आगे फर्दर एक्सपैंड करते हो, लेट्स से इस टर्म को हम एक्सपैंड करते हैं आगे, तो ये क्या रहेगा हमारे पास R1 2, C की जगह पे क्या आ रहेगा D 1 D, और दूसरी क्या बनेगी R1 2 2 D, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर एक्सपैंड करते हैं हम, इस वाली टर्म को अगर इसको मैं फर्दर एक्सपैंड करता हूँ, इसको D ओपन करता हूँ तो R1 2 1 2, ये हमारे पास क्या आ रहेगा जी, रीमान टेंसर की एक टर्म अभी बनी है, जस्ट सिंगल टर्म हमने बनाई। अब ये देखो कि इस तरह से जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, 1 बाय 1 एक्सपैंड होगी और आपके पास मल्टीपल मल्टीपल रीमान टेंसर्स आपके पास आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2/2 का मेट्रिक है और डायगोनल है तो इसमें भी काफी ज्यादा क्या हो जाता है, क्रिस्टोफर सिंबल्स काफी जीरो हो जाते थे, इसमें भी काफी ज्यादा जो है हमारे पास रीमान टेंसर भी जीरो हो जाएंगे। और वो देखना कैसे है, ये सारा का सारा डिपेंड करेगा आप क्रिस्टोफर सिंबल्स पे, क्योंकि आपको इतना पता है कि 1 2 2 2 1 2 या 2 2 1, सिर्फ ये हमारे पास ऐसे 3 क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी क्रिस्टोफर सिंबल्स के कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो कि अगर मैं इसको फर्दर एक्सपैंड करता हूँ, ये इसको मैंने एक्सपैंड किया था इस वाली टर्म को, लेट्स से ये वाली टर्म को R1 2 1 D, तो इसकी दूसरी टर्म क्या बनेगी, बेसिकली यहीं से मैं अगर एक्सपैंड करूँ तो R1 2 1 1, ठीक है। D की जगह एक दफा 1 रखा और एक दफा हमने 2 रख दिया। अब ये देखो, इन दो के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, फिर उससे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये बना कैसे। कि पहले R1 BCD ए की जगह पे मैंने 1 लिया, फिर 1 CD एंड देन R1 2 CD 2 CD C को एक्सपैंड किया तो 2 1 एंड 2 2 D। इस टर्म को मैंने एक्सपैंड नहीं किया, जस्ट R1 2 1 D को किया, और इसमें से R1 2 और D की जगह पे पहले क्या रख दिया 2 और D की जगह पे क्या रख दिया 1, R1 2 1 एंड R1 2 1 1, ये दो हमारे पास बनी। इस तरह बाकी हर टर्म से आपके पास जब ABCD को एक्सपैंड करेंगे फिर सिंथेसिस को बारी बारी 1 2 1 2, तो आपके पास कोई ना कोई इस तरह से न्यूमेरिकल की फॉर्म में टेंसर्स आ जाएंगे।
अब द मेन चीज क्या है कि इनमें से देखना है कि जीरो कौन सा होगा और नॉन जीरो कौन सा होगा, ताकि आप हर एक को वैल्यूएट ना करें। तो पहले इसको देखते हैं, R 1 2 1 1 1 2 1 1। अब ये देखो, जब आप यहाँ पे आते हो, लेट्स से R 1 2 1 1, तो A की जगह पे क्या आ गया 1, B की जगह पे 2, C की जगह पे भी 1 और D की जगह पे भी 1। यानी कि C और D की जगह पे क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। A भी 1 है, C भी 1 है, D भी 1 है। ठीक है। अब अगर आप इस फार्मूला में देखो तो A C और D ये क्या बनाएंगे, A भी 1 है, C भी 1 है और D भी 1 है। अगर 1 1 1 वाला कोई क्रिस्टोफर सिंबल्स बन जाए, A C D एक ही जगह पे कंबाइन हो जाए, 1 1 आ जाए, किसी भी जगह पे C D कंबाइन हो जाए, यानी कि A C या D, यानी कि A C A D या C D, क्योंकि ये सारी की वैल्यू क्या होंगी, 1 1 होंगी ना। तो अगर ये एक जगह पे AC हो जाए, AD हो जाए, CD इकट्ठे आ जाए, तो इट मींस क्रिस्टोफर सिंबल में क्या बनेगा, 1 1 बनेगा। और अगर 1 1 बन जाए तो 1 1 वाले कोई भी क्रिस्टोफर सिंबल हमारे पास नॉन जीरो नहीं है। यानी कि आपका पहला टारगेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि आपने देखना है कि ऐसे कौन से क्रिस्टोफर सिंबल हैं जिनमें C D और A क्या हो रहे हैं, हमारे पास A की जगह पे आ रहे हैं, यानी कि वो 1 1 हो जाएंगे हमारे पास। अब 1 1 कहाँ पे होगा, अगर इस वैल्यू को आप पुट करो तो इस A की जगह पे, इसके नीचे वाले टर्म पे मैं लिखता हूँ, A की जगह पे हमने क्या लिखना है जी, 1, B की जगह पे 2, C की जगह पे क्या आ जाएगा अगेन 1 एंड D की जगह पे भी क्या आ जाएगा जी 1। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करो जरा, फिर आपको पता चलेगा A क्या है जी 1, B क्या है जी 2, D क्या है जी 1, कॉमा C की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस A की जगह पे अगेन 1, B की जगह पे 2, C की जगह पे 1, कॉमा D की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, नो इशू। D की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे तो डेट वुड बी 1 अगेन, प्लस A की जगह पे 1 और B की जगह पे क्या आ जाएगा, A की जगह पे 1, E डमी है तो एज इट इज रहेगा, C की जगह पे 1, E डमी एज इट इज रहेगा, B की जगह पे 2 और D की जगह पे 1। ठीक है जी, माइनस साइन, A की जगह पे 1, E की जगह पे क्या आ जाएगा, डमी है तो एज इट इज, D की जगह पे अगेन 1 एंड E की जगह पे क्या मिलेगा आपको, डमी है तो एज इट इज, B की जगह पे 2 और C की जगह पर 1 आ जाएगा। अब इसको गौर से देखो तो कौन कौन से क्रिस्टोफर सिंबल्स जीरो होंगे, मुझे बताओ जरा इन टर्म को देख के। ये आपके पास से ऊपर नॉन जीरो गिवन है, ये देखो ये नॉन जीरो गिवन है, और मुझे बताओ कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में जो मैंने रेड में लिखा है, इसमें से कौन कौन से टर्म्स आपकी जीरो हो सकते हैं, किनके जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। सर फर्स्ट टर्म 1 to 1 का क्रिस्टोफर सिंबल्स और सेकंड वाला भी, और बाकी दो को भी ई को हम एक्सपैंड करेंगे और फिर वो ज़्यादा क्लियर कट हम लोगों के पास आ जाएगा। तो ई 1 1 भी जो है वो ज़ीरो हो 1 ई 1 जो है, अगर हम लोग ई को 1 के लिए देखें तो तब भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और दूसरा वाला भी। ई को एक्सपेंड किए बगैर आप बता सकते हो कि ये टर्म जीरो होगी कि नहीं होगी, शॉर्ट के साथ विदाउट एक्सपेंशन ऑफ यस आई। सर, यस सर, यस देखिए कैसे। एक प्लस में है और एक माइनस में है, 1 E1 E2 1, और ये माइनस भी हो रहा है, तो ये एज इट इज भी मतलब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, गुड। कि इसमें अगर आप देखें, ये मैंने एक एग्जांपल की है, क्योंकि जो मेन जो चीज मैं आपको बता रहा था क्रिस्टोफर सिंबल से रिलेट करके, कि जिस भी क्रिस्टोफर सिंबल के अंदर 1 1 आ जाएगा वो क्रिस्टोफर सिंबल क्या होगा, जीरो होगा। तो अब ये देखो, इसमें देखो 1 1 1 1 आ गया ना, तो आपको इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये अब 1 1 आ गया तो ये बाय डिफॉल्ट जीरो है। इसमें भी 1 1 आ गया, ये भी जीरो है। इसमें 1 1 आ गया, ये पूरा का पूरा होगा 1 1 है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो मर्जी आ जाए, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो के साथ तो डेट वुड बी जीरो, और ये भी 1 1 आ गया तो ये भी जीरो। तो इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से क्रिस्टोफर सिंबल जीरो होंगे, कौन से नॉन जीरो होंगे, और उनकी बेसिस पे रीमान टेंसर भी जीरो और नॉन जीरो को आप अंडरस्टैंड
कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके पास नॉन जीरो जो वैल्यूज हैं वो आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो आपको इनमें देखो तो इसको देख के भी पता चल रहा है आपको कि 2 इसके अंदर आ रहा है जस्ट, ठीक है, तो ये वाला नॉन जीरो होगा। इसमें 2 डबल 1 है, इसमें 1 रिपीट हो रहे हैं, इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। तो जो 2 वाले हैं बेसिकली 2 1 के कॉम्बिनेशन में जिनमें आ रहे होंगे नीचे, ये देखो आपके डिनोमिनेटर में 2 1 यानी कि सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, आपके जो कोवेरिएंट इंडिसेस हैं उसमें 2 1 2 यानी कि 2 1 का जिसके अंदर कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा आपको एज योर क्रिस्टल सिंबल्स, वो आपको बेसिकली रीमन आंसर क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। इसमें 2 डबल 1 था, इसको एक्सपेंड करो तो 1 1 2 आ जाएगा, ये 1 2 2 आ जाएगा, 1 2 1 आ जाएगा, लेकिन ऊपर भी 1 है। तो आपको अल्टीमेटली इससे देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा रीमन आंसर आपके पास नॉन जीरो आएगा। तो हमें 1 2 2 कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो वो इसी के अंदर मिल रहा है आपको आपके 1 2 2 में। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर फर्दर भी एक्सपैंड करेंगे रीमन टेंसर्स तो उनको भी आपने यही देखना है कि किन में आपको 2 2 वाला कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, आप खुद से अपने एल्गोरिथम बना सकेंगे किस तरह से आपने नॉन जीरोस को देखना है। तो ये एक आपको मैंने काउंटर एग्जांपल दी है कि R1 2 डबल 1 थी, तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। अब जब हम R2 1 2 पुट करेंगे ना तो ये हमें नॉन जीरो मिलेगा। इसको हम चेक करते हैं R2 1 2 को। अब हम फाइंड आउट करने लगेंगे R1 क्या था जी, एक सेकेंड, R1 2 1 2 R1 2 1 2, ठीक है जी। सर ये हम सारे सीक्वेंस वाइज एक्सपेंड करके रीम एंड टेंसेस तो फिर देखें या फिर इसका भी कोई ट्रिक है? नहीं, इसको आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये देखो ना कि जब आपके पास क्रिस्टल सिंबल आ जाएंगे ना, क्रिस्टल सिंबल आ जाएंगे तो ऊपर जस्ट क्या है, ए है, ए को 1 2 3 आप रखें, लेकिन नीचे वाले में देखें BCD वाला वही कॉम्बिनेशन पिक करें जिसमें वो है हमारे पास 2 1 2 आ रहा होगा, क्योंकि बाकी सारे सिमेट्रिक हो जाते हैं ये भी, समझे। तो क्रिस्टल सिंबल 2 2 1 वाले कॉम्बिनेशन वाले ओपन करेंगे ना जो भी, वो आपको पता चल जाएगा वो सारे, यानी कि आपको सिर्फ इसमें इतने करना पड़ेगा, R1 है ऊपर ए की जगह पे 1 रखें और ए की जगह पे 2 रखें और नीचे 2 2 1 वाले कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और उसमें आपको जीरो नॉन जीरो पता चल जाएंगे, बाकी सारे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके, मतलब क्रिस्टोफल के जो कॉम्बिनेशन है वही टेंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए 2 2 हाँ 1। वही, हाँ हाँ उसके कोवेरिएंट इंडिसेस के अंदर, ठीक है, यस सर, ठीक है। ओके। क्योंकि बाकी आपको मैंने एग्जांपल दिए ना, बाकी जब आप पुट करके चेक भी करोगे तो वो जीरो हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे जब 3 4 लाइन एलिमेंट का निकालेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो किस तरह से जीरो और नॉन जीरो की बिहेवियर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ लग जाए, ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू। जब ये बात होगी हमारे पास तो अब हम R1 2 1 2 को हम करते हैं। तो इसकी जब फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यूज मिलेंगी इसकी 1 2 2 1, ये देख के पुट कर लीजिएगा, इसी जगह में पुट कर रहा हूँ मैं इसी फार्मूले के अंदर, सॉरी ये जो फार्मूला है हमारे पास, हाँ ये RABCD ABD C, तो ABD और C की जगह पे जस्ट मैंने अब वो वैल्यूज पुट करनी है, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 1, डी की जगह पर भी 2, ये सारी वैल्यूज मैं इस फार्मूले के अंदर मैं पुट करने लगा हूँ, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है तो मैं वहाँ से देख के पुट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा जिस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है हमें। अब तो 1 2 1 2 प्लस 1 E1 E22 माइनस 1 E2 एंड E21, ठीक है जी। ABCD की हमने वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब E डमी इंडेक्स था तो E को E डमी इंडेक्स था यहाँ पे, तो E की जगह पे आपने पहले 1 पुट करना है और फिर आपने 2 पुट करना है। तो ओपन कर लेते हैं उसको भी, 1 2 2 1 माइनस 1 2 1 2 प्लस, अब ये देखो सिंपल सी बात है कि ये टर्म क्या हो जाएगी, इसमें जीरो हो जाएगी, क्यों, इसमें 1 1 आ गया, समझ रहे बात। यस सर।
जब इसमें डबल वन आ गया तो मुझे इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन ही क्या हो जाना, जीरो हो जाना है, क्योंकि जब ई की जगह पे कुछ भी आ जाए ये क्रिस्टोफर सिंबल ने तो जीरो ही रहना है, ठीक है। 1 1 2 1 बनेगा और 1 1 1 बनेगा, तो ये दोनों को दोनों ही क्या है हमारे पास जीरो में, तो ये टर्म क्या होगी जीरो माइनस 1 ई की जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे, इसमें देखो इसमें ई की जगह पे 1 पुट होना है, फिर क्या पुट होना है 2 पुट होना है, लेकिन जब ई की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, डबल 1 बन जाएगा, डबल 1 2 दैट वुड बी 0, लेकिन जब ई की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा 1 डबल 2, समझे। तो मैं वो नहीं लिख रहा क्योंकि वो टर्म जीरो हो जानी है, ई 1 वाला क्या हो जाएगा जीरो, ई की जगह पे 2 पुट करते हैं एंड 1 डबल 2 एंड ई की जगह पे 2 2 1। समझ लग गई बात की, ये एक्सप्रेशन कैसे बना, यस सर। 1 डबल 2 कॉमा 1 माइनस 1 2 1 कॉमा 2 और माइनस 1 डबल 2 एंड 2 2 1, ये रहेगी वैल्यू बस क्रिस्टोफर सिंबल की। अब क्योंकि ये सारे के सारे नॉन जीरो, 1 डबल 2 भी है हमारे पास एंड हाँ ये वाला है हमारे पास सेकंड वाला, सेकंड वाला यस जीरो सर। है नॉन, सेकंड वाला जीरो है या नॉन जीरो है ये टर्म, जीरो। बता। ये भी जीरो है, डबल 1 आ गया ना, मैंने पहले देखा नहीं, इसमें भी क्या है डबल 1 है, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी फिर जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं जी, जीरो लिख देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा जी जीरो हो जाएगा। तो जस्ट क्या रह गया नॉन जीरो, 1 डबल 2 कॉमा 1 माइनस 1 डबल 2 एंड 2 2 1, इनकी अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब 1 डबल 2 क्या था हमारे पास, ये देखो 1 डबल 2 है माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा 1 डबल 2, और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लिखा हुआ है 1 के रिस्पेक्ट से, यानी कि 1 क्या था हमारे पास इसमें मैंने बताया थीटा, तो डी बाय पार्शियल था तो पार्शियल बाय पाई थीटा, लेकिन सॉरी डी ना लिखें आप, प्रॉपर नोटेशन जो हमारी है पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, और 1 डबल 2 क्या था जी हमारे पास माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये 1 डबल 2 जो क्रिस्टोफर सिंबल है उसका 1 के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, ठीक है बात यहाँ तक, यस सर। ओके। माइनस 1 डबल 2 क्या होगा, अब 1 डबल 2 क्या है हमारे पास, 1 डबल 2 अगेन माइनस साइन थीटा कोस थीटा वही है, तो माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। एंड 2 1 2 क्या होगा जी, 2 1 2 और थीटा। कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है जी, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। समझ लगी बात की। तो यस सर। अब ये माइनस साइन बाहर लिखने, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, सोच के बताएं इसकी डेरिवेटिव कैसे लोगे साइन थीटा कोस थीटा का, एंड माइनस माइनस प्लस साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो दैट वुड बी कोस स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, सर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल, ओके लगा लेते हैं, माइनस साइन बाहर, प्रोडक्ट रूल के अलावा कोई और वे भी है, सर फॉर्मूला भी लग सकता है। ये लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो चेक कर लो प्रोडक्ट रूल सही लगा, ओके सर। यस सर। ओके। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंड यू विल गेट
साइन स्क्वायर थीटा एज R1 2 1 2। तो ये हमारे पास एक नॉन जीरो जो है रीमान टेंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ लगी बात की? यस सर। यहाँ Yes, पे sir. अगर आप लोग चाहते हैं तो इधर आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा बना था बताओ जरा। सर 2 sin थीटा cos थीटा वाला, जो हाँ sin इसको 2 थीटा का। हाँ बिल्कुल, इसको अगर आप लोग चाहो इट्स अप टू यू। आप इसको 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के, और फिर इसका आप डेरिवेटिव ले रहे थे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, अगर प्राइम लेते हैं इसका, तो साइन का डेरिवेटिव आ जाना था और हमारे पास cos 2 थीटा डॉट 2, ऐसे ही है ना। यस सर। और लेकिन फिर सिंपलीफाई करने के लिए दोबारा से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दूसरी यूज करनी पड़ती है, जो cos 2 थीटा की होती है। आई थिंक cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इस तरह की होती है इसकी आइडेंटिटी। वो आप यूज करते तो देन ये आपके पास आंसर आया था दोबारा से। तो इट्स अप टू यू, जैसे आप लोग कन्वीनियंट फील करें, किसी भी तरह से डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन एनीवन? नो सर। ओके, अब इसका हमने फाइंड आउट कर लिया रीमान टेंसर। अब रीमान टेंसर के बाद नेक्स्ट चीज क्या थी हमारे पास, रिची टेंसर। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, इसी लाइन एलिमेंट का, इसी मीट्रिक टेंसर का हमने रिची टेंसर फाइंड करना है। रिची टेंसर, अब रिची टेंसर कैसे फाइंड आउट होगा जी, कि उसके लिए अब हमने क्या करना है कि उसका फार्मूला दोबारा से देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, कि सिंपली आप क्या करो, जो ए है इक्वल कर दो सी के। ये जो हमारे पास फार्मूला था RABCD का, ABD कोमा CBC व्हाटसोएवर, ये जो पूरा हमारा एक फार्मूला है, इसमें अगर A इज इक्वल टू सी कर, यानी कि 4 इंडिसेस के बजाय हम इसको 2 इंडिसेस में ले रहे हैं, A और C को डमी कर ले रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट B एंड D। तो वो हमारे पास क्या कहलाता था, रिची टेंसर कहलाता था। तो हम इस जगह पे अब रिची टेंसर को रिची स्केलर की फॉर्म में कन्वर्ट करके तो हम फार्मूले को यूज करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ दोबारा से। अगर मैं BD की फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास RBD, क्योंकि 2 इंडिसेस में आ जाएगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू ABD कॉमा आपका यानी कि अगेन यहाँ पे आ गया A। आप उसको देख लीजिएगा कि मैंने वैल्यूज को इक्वल किया है, ठीक है जी, उनके एक दूसरे के माइनस, एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी BA कॉमा D प्लस EA EBD, ठीक है, माइनस आगे फिर AED B एंड A। अब देखो इंडिसेस देखने में बैलेंस BD है तो BD AA डमी कैंसिल आउट, BD AA से कैंसिल आउट, एंड EE डमी है यहाँ पे, ठीक है, AA भी डमी है, BD आ जाएगा, E डमी है, A भी डमी है, और सिंपली B और D हमारे पास एंड पे रिची टेंसर के तौर पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अब इसको आपने वही 1 1 और 2 2 के लिए आपने B और D को एक्सपेंड करना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे B है और D है उसको पहले 1 1 के लिए एक्सपेंड करो और 2 2 के लिए। अगर 3/3 का मैट्रिक है तो देन आपको इसको 3 3 के लिए भी ओपन करना पड़ेगा, यानी कि R1 1 1 2। ओके, मैं आपको बता दूं, बेसिकली जब बी डी को स्पेंड करोगे तो डेट वुड बी बी की जगह 1 होगा और डी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको एक्सपेंड करें कंप्लीट तो RBD, तो बी की जगह पे क्या आएगा, हम फिक्स है इंडिसेस, तो बी की जगह पे पहले आप 1 कर लें तो R1D एंड डेट वुड बी R2D। उसके बाद फर्दर आप एक्सपेंड करेंगे तो डेट वुड बी इक्वल टू R1 1
R12 और इसके केस में भी R21 एंड R22। तो ये वाले जो दो हैं हमारे पास, जब डायगोनल मैट्रिक है तो ये इन दोनों ने हमें हमारे पास 0 हो जाना है, ये दोनों आपको मिलेंगे 0। और R11 ये नॉन जीरो है और ये भी क्या मिलेगा, नॉन जीरो। इसमें ऐसा भी इतना इशू नहीं है क्योंकि दो ही इंडिसेस हैं, मैक्सिमम 4 ही वेरिएशन बनती हैं। और अगर डायगोनल है तो आपके पास इनको आप देख चेक कर लीजिएगा कि जो क्रिस्टफल सिंबल्स हैं बेसिकली उनकी बेसिस के ऊपर भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप R12 पुट करें या R21 पुट करें वो दोनों सेम आएंगे और दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। अगर आप इस फार्मूला के अंदर R की जगह पे B और D की जगह पे 1 और 2 पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसमें वो डेफिनेशन हो रही होगी, ठीक है। तो वो क्रिस्टफल सिंबल्स की वजह से इसने 0 हो जाना है। तो आपके पास जस्ट नॉन जीरो बचेंगे R11 एंड R22। तो हमने जस्ट इनको फाइंड आउट करना है, R11 एंड R22 को, ठीक है। तो वैल्यू में वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। R11 पहले पुट करता हूँ मैं इस BD में, R की जगह पे पहले हम पुट करते हैं 11 इस टेंशन में। तो R11 जब देखेंगे तो B और D की जगह पे क्या आ जाएगा जी, 11 आ जाएगा। तो जिस भी जगह पे हमारे पास B और D है वहां पे आप क्या पुट कर दो जी, 1 पुट कर दो, ठीक है। ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ जस्ट। डमी इंडिसेस को आपको मैंने बताया था कि हम उसको एंड पे ही पुट करेंगे, तो डमी इंडिसेस को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, लेकिन जिस जगह पे B और D था वहां पे क्या आ जाएगा जी हमारे पास जी, 1 आ जाएगा। ओ सॉरी, हाँ 1 ही आ रहे हैं। तो E1 एंड देयर वुड बी E1A, ठीक है। तो ये देखने इसमें जहाँ जहाँ पे भी B और D की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया जी, 1 इधर भी 1 आ गया, इधर 1 इधर भी 1 और ये भी 1 आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये सारी जगह B और D की वैल्यूज को हमने सिंपली पुट कर दिया। अब डमी इंडिसेस को भी आपको ओपन करना पड़ेगा, लेकिन जब डमी इंडिसेस को ओपन करेंगे तो उससे पहले क्योंकि हमारे माइंड में क्रिस्टफल सिंबल्स होने चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पे क्या बन गया, 1 तो ये तो गया, इसमें भी 1 बन गया। तो ये दो टर्म्स तो पहले ही बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हमारे पास 1 वाला क्रिस्टफल सिंबल तो हमारे पास सारे क्या थे, 0 थे। यानी कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो एक ये टर्म मैं 0 कर देता हूँ माइनस, तो A1 एंड ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0 माइनस E1 एंड E1A, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, माइनस A1A, 1 माइनस E1 E1A। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ओके। अब डमी इंडिसेस को ओपन कर दो, A भी 1 2 तक जाएगा और वो भी जाएगा। तो 1 अगर A की जगह पे 1 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस जगह इसलिए हमें फर्स्ट टर्म में इस वाली टर्म में A की जगह पे आप 1 नहीं रख सकते। A की जगह पे 1 रखोगे तो डेट वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर सिंबल हमारे पास ऑलरेडी 0 है। तो हमें A की जगह पे फिर हम 2 रख लेते हैं, वो 0 हो जाएगा। तो A की जगह पे 2 आ गया, 2 1 2 1 माइनस। अब इसमें देखो, इसमें बेहतर ये है कि किसी एक डमी इंडेक्स को आप पहले ओपन कर लो, दूसरे को बाद में कर लो, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो A की जगह पे अगर A की जगह पे 1 आ जाए तो ये 1 और नीचे भी क्या है 1 और इधर भी क्या बन जाएगा 1। तो A की जगह पे आप 1 कंसीडर नहीं कर सकते, वो 0 हो जाएगी टर्म। उसके बाद A की दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2। A की जब 2 रखोगे आप तो 2 E1 E1 2, तो इट मीन टू से कि A की जगह पे 2 रखा जा सकता है, E1 एंड E1 2। समझ आई बात की यहाँ तक कि मैंने कि जो टर्म 0 होनी है वो मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इसलिए मैं उनको यहाँ पे एक्सपेंड करके नहीं लिख रहा। अदरवाइज ये ज़हन में रखना कि वो पूरी की पूरी टर्म एक्सपेंड होनी है और आपने खुद देख के, आपने अपना टाइम को सेव करने के लिए आपने खुद ज़हन में रखना है कि कौन सी टर्म 0 होगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
अब ई की जगह पे आप अगेन ई की जगह पे 1 नहीं रख सकते, ई की जगह पे यहाँ पे अगर आप 1 रख देंगे तो 211 बन जाएगा, और 211 वाला क्रिस्टफर सिंबल हमारे पास क्या है 0 है, तो वी विल गेट 2110। तो मैं ई की जगह पे क्या रखूंगा जी 2 रख दूंगा, तो 21 एंड ई सॉरी ई की जगह पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 212 समझ आई बात की। तो आपने अपने टेंसर को क्विकली एक्सपैंड कर लिया, बजाय इसके कि आप सारी टर्म्स लिखते बारी बारी एक्सपैंड करते, तो आपने साथ साथ ख्याल रखा कि कौन सी टर्म कहाँ पे 0 होगी कहाँ पे 0 नहीं होगी, और बैक एंड पे आपके माइंड में वही है 221 वाला कॉम्बिनेशन, कि ये जो कॉम्बिनेशन हम लेके चले थे कि कौन से क्रिस्टोफर सिंबल 0 हैं और कौन से नॉन 0 हैं, तो उनकी बेसिस के ऊपर आप अपना टाइम सेव कर रहे होते हैं और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाती है। ठीक है, ओके। अब जब ये चीज आ गई अब क्रिस्टोफर सिंबल पुट कर दो, ठीक है नी। तो क्रिस्टोफर सिंबल हमारे पास क्या थे 212 का हमें पता होना चाहिए, 212 क्या था जी हमारे पास कोट थीटा, यानी क्रिस्टोफर सिंबल 212 था हमारे पास कोटेंजेंट थीटा, एंड दूसरा क्या था जी 122, एंड 122 इक्वल था माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 212 है विद रिस्पेक्ट टू 1 है, इट मीन टू टेक पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, एंड 212 क्या है जी 212 दैट इज द कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, यानी कि कोस ओवर साइन भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस साइन 212 क्या आ जाएगा जी अगेन कोस थीटा ओवर साइन थीटा, आगे वाला भी 212 ही बन गया, ठीक है 2 1/2 ही बन गया, तो हम क्या ले लेंगे इसका स्केयर ले लेंगे। ठीक है जी, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, डेरिवेटिव क्या होगा कोट थीटा का, डेरिवेटिव भी नहीं याद आप लोगों को, सर माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ओके गुड, माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा जी माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है कोई के नहीं बनती ये वाली, बताओ 9 टेंथ कौन पढ़ाता है आप में, पढ़ाने वाले बंदे को तो पता होनी चाहिए ये चीजें। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का जो आंसर आता है वो हमारे पास इक्वल टू 1 आता होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो R11 है, जो R11 की वैल्यू आई दैट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की थी R11 की फाइंड की थी। यहां तक कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन एनीवन? ओके, R11 के बाद आप लोगों ने फाइंड आउट करना है R22। R22 के भी वैसे ही आप लोगों ने फार्मूला वगैरह ओपन करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली आंसर आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होना है इसलिए, लेकिन R22 का आंसर आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जैसे ये आपने फार्मूले में वैल्यू पुट की है ऐसे उसमें पुट करोगे, डेरिवेटिव लोगे तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा R22 का साइन स्क्वायर थीटा। और जब आप R12 या R21 को एक्सपेंड करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0। जब आप इसको पुट करोगे किसी सिंबल में ये वैल्यूज, तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गए, दो नॉन जीरो टेंसर आ गए, और ये हमारे पास एक ही आया रीमान टेंसर नॉन जीरो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब लास्ट पे रह जाएगा हमारे पास इससे रेलिवेंट रिची स्केलर। जब रिची स्केलर की बात होगी तो रिची स्केलर में क्या है कि अब ये स्केलर राइट मीन्स है कि इसका आंसर एक टेंसर की फॉर्म में नहीं, कि टेंसर नहीं है, दैट इज इक्वल टू स्केलर। स्केलर है तो इसके कोई भी इंडिसेस नहीं होते, यानी कि इसका जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज इक्वल टू सिंपल आर, इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता। तो आर इज इक्वल टू आर ए बी एंड जी ए बी। ठीक है। अब ये देखो कि आर ए बी एंड जी ए बी, तो जब आर ए बी एंड जी ए बी हमें गिवन है तो क्या करोगे कि अब हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, वो रिजिड डीसी हमें स्केलर चाहिए। जब ओपन करोगे इसको आप तो दैट वुड बी आर इज इक्वल टू आर, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 1 G11 प्लस R12 G12 प्लस R21 G21 प्लस R22 G22, यानी कि फिक्स इंडिसेस थे और डमी थे, तो आपने उनको 1 1 2 2 के हिसाब से आपने दो ए और बी दोनों यहाँ पे डमी है, तो डमी के हिसाब से आपने एट द सेम टाइम उनको एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें अगर आप देखो तो R12 और G12 ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि ये रिच स्केलर ही हमारे पास, तो रिच टेंसर जो है ये ऑलरेडी 0 है, तो ये दोनों टर्म्स क्या होगी 0। तो इस मेट्रिक के लिए एट द एंड हमारे पास क्या रह गया R इज इक्वल टू R11 G11 प्लस R22 G22। R11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 हमने फाइंड की हुई है, दैट इज 1। ये G11 की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। वन G11 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1 है, 1 तो ये 1 आ गई। R22 की वैल्यू क्या है साइंस के डेटा और G22 की वैल्यू क्या होगी 1 ओवर साइंस के थीटा। ये चीज ये गलती नहीं करनी, ये ब्लंडर नहीं करना, ये 1 ओवर साइंस के थीटा है, क्योंकि रिची स्केलर में कंट्रा में लिखा हुआ है ये GAB मेट्रिक टेंस से कंट्रा में, इट मींस है कि आपने उसका इनवर्स फाइंड करना था, तो वो डायगोनल मेट्रिक था, तो साइंस ये जो डायगोनल था, तो इसका जब कंट्रा फाइंड करोगे तो 1 ओवर साइंस के थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स फाइंड पुट होना है यहाँ पे, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 ओवर साइंस के थीटा। ठीक है, तो जब कैंसलेशन होगी तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि जो रिची स्केलर हमारे पास आया दैट इज इक्वल टू 2। समझ आ गई बात की कि रीमन टेंसर, रिची टेंसर और रिची स्केलर आपने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। और नॉन जीरो के लिए, नॉन जीरो तक जाने के लिए आपको पहले क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्रिस्टोफर सिंबल्स जब नॉन जीरो फाइंड कर लोगे देन उस क्रिस्टोफर सिंबल्स को जेन में रखते हुए आपने नॉन जीरो रीमन टेंसर फाइंड आउट करना है। उसमें 2 2 1 का, जैसे हमारा यहाँ पे 2 2 1 का कॉम्बिनेशन था, तो वो वाला लेना। अगर मोर देन इससे ज्यादा, इसमें जो सिंपल केस लिया है, अगर 3 4 नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल आ जाए तो फिर आपने उन सब में देखना है किसके अंदर वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, तो उन सारे कॉम्बिनेशन वाले आपने रीमन टेंसर्स को कंसीडर करना होगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, रिची टेंसर आ गया, रीमन टेंसर आ गया, और लास्ट चीज जो हम लोगों ने की थी प्रीवियस लेक्चर में वो था कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ठीक है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव था। इसका आपको मैंने बताया था कि कैसे, जो अभी मैंने क्लास के स्टार्ट में भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो उसको मैंने एक्सप्लेन करना, ओपन करना बताया आपको। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है, किसी भी वेक्टर का अगर फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से
फाइंड आउट किया जाता है। अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव का अगर आप देखो, अभी जो हमने फार्मूला ओपन किया था कोवेरिएंट डेरिवेटिव का, तो अगेन इसके अंदर भी क्रिस्टोफर सिंबल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम यूनिवर्स की स्पेस टाइम को डिस्कस कर रहे हैं, और स्पेस टाइम क्या है हमारे पास इसमें कि हम स्पेस टाइम को फ्लैट कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर फ्लैट के अलावा कोई और हो, जैसे हम पोलर लेते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल लेते हैं, तो उसमें जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं बेसिकली वो आपको यूनिवर्स के कर्वेचर के बारे में बता रहे होते हैं कि यूनिवर्स कितनी बैंड है और किस तरह से बैंड है, उसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली बैक एंड पे मैथमेटिकली क्रिस्टोफर सिंबल दे रहा होता है। तो इसीलिए क्रिस्टोफर सिंबल जब रीमान टेंसर में देखो, तो रीमान टेंसर में अगर फार्मूला कहाँ पे रीमान टेंसर का, हाँ ये रीमान टेंसर में सारा का सारा क्या है, क्रिस्टोफर सिंबल का एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि रीमान टेंसर जो होता है ये भी बेसिकली आपकी जो यूनिवर्स है, जो भी आप स्पेस टाइम लेते हैं, उस स्पेस टाइम की कर्वेचर के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा था। रीमान टेंसर, रिची टेंसर, रिची स्केलर और क्रिस्टोफर सिंबल्स, ये बेसिकली आपको आपका जो यूनिवर्स का जो कर्वेचर है, जो उसकी बैंडिंग है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ज्योमेट्री ऑफ द स्पेस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हर चीज के को इवेल्युएट करने के लिए कोई भी आप मैथमेटिकल एलिमेंट फाइंड करें, तो हर एक के अंदर अगर आप देखें नोट करेंगे तो आपको क्रिस्टोफर सिंबल्स लाजमी यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर सिंबल्स यूज करेंगे तो फिर ही आगे बाकी सारी वैल्यू फाइंड होंगी। तो अगर आपके पास कोई भी किसी भी चीज का कोवेरिएंट डेरिवेटिव पूछा जाए, तो साथ आपको ये भी गिवन होता है कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपने किस स्पेस टाइम में फाइंड करना है, ठीक है, कि आपको सिंपली बता दी जाएगा कि फाइंड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव इन लेट्स से पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेन सिलेंड्रिकल, व्हाटसोएवर, ठीक है। जैसे अभी हमने अभी जो किया है, हमने लाइन एलिमेंट लिया था यूनिट स्फीयर का, ठीक है, ये देखें यूनिट स्फीयर, और उसका ये हमारा मेट्रिक टेंसर था। कोई भी आपको गिवन होगा और आपने फिर सिंपल कोवेरिएंट के लिए भी आपको क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना कि इसमें हर चीज पिछली चीज से रिलेटेड होती है, तो कोई एक कॉन्सेप्ट भी आपने मिस कर दिया तो सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोगों ने जो क्विज में किया, क्विज में आप लोगों ने कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई, सिंपल डेरिवेटिव्स थे, और वो डेरिवेटिव भी आप लोगों ने प्रॉपर्ली नहीं लिए, और आपको किसी का भी मेरा नहीं ख्याल किसी के पूरे नंबर आए होंगे, ज़्यादा पर ने वो गलत किया हुआ है। प्रैक्टिस आप लोग कोई नहीं कर रहे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपका पेपर में उस तरह काम नहीं चलेगा जैसे आपका पहले हो गया था। प्रॉपर प्रैक्टिस करो, जो चीज़ें मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उस पर टाइम स्पेंड करो, ताकि प्रैक्टिस करोगे तो ये इसको आप सही सॉल्व कर पाओगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें डेफिनेशन नहीं है, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसके आप कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, टेंसेस को डील करना आता होगा, फार्मूला की एक्सपेंशन की लॉजिक पता होगी कि कैसे इंडिसेस को बैलेंस करके हम उसको ओपन कर रहे हैं, देन ही आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और किस तरह से नॉन जीरो चीज़ों को अप्रोच करना है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सर ओके जी बच्चे। सर ये यूनिट स्फीयर का तो बताइएगा एक दफ़ा ज़रा। इनवर्स का, यूनिट इसका तो स्फीयर, यूनिट स्फीयर, यूनिट स्फीयर। हाँ हाँ, क्या बताना है इसका? सर ये 2x2 का मीट्रिक होता है यूनिट स्फीयर। हाँ, अगर यूनिट स्फीयर कहा जाए तो बेसिकली यानी कि जिसका रेडियस 1 है वो स्फीयर अगर कंसीडर किया जाए तो उसका जो मीट्रिक टेंसर की जो नोटेशन है वो 2x2 मीट्रिक बनता है। वैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को अगर सिंपल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कहा जाए तो वो 3x3 है, लेकिन अगर यूनिट स्फीयर कहा जाए तो दैट वुड बी 2x2। ओके सर। ओके, अब हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव को यूज करेंगे कि आपने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है। कि अगर आपको एग्जांपल मैं करवाता हूँ एक, फाइंड डाइवर्जेंस, ये कंट्रा की फॉर्म में आपको गिवन है एक टेंसर दैट इज इक्वल टू r cos थीटा एंड r sin थीटा, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है इसके डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होती क्या है कि बेसिकली डेल्टा u वी यू की इक्वल होती है जी हमारे पास डाइवर्जेंस, यानी कि जिस भी टेंसर की डाइवर्जेंस के लिए कहा जाए तो जो उसका इंडिसेस होता है
उसी इंडिसेस के रिस्पेक्ट से जब हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव लें तो दैट वुड बी द डाइवर्जेंस ऑफ द पर्टिकुलर टेंसर। ठीक है, तो वी यू था, तो यू के रिस्पेक्ट से ही हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिया, यानी कि बेसिकली ये क्या बन गया, यहाँ पे डमी इंडेक्स बन गया। तो इसको क्या कहते हो आप, डाइवर्जेंस कहते हो। अगर आपके पास डाइवर्जेंस का क्वेश्चन आए तो आपको कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखा हुआ नहीं होगा, सिंपल ये लिखा होगा फाइंड द डाइवर्जेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस क्या है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद डमी इंडेक्स, यानी कि जो भी इंडेक्स गिवन है उसी इंडेक्स के हिसाब से अगर आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई कर दो उस वेक्टर के ऊपर तो आप उसे क्या फाइंड आउट कर लेते हो, कि डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर लेते हो। तो इसमें आपको हम यूज करेंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ये लास्ट एग्जांपल मैं करवाऊंगा कि अब हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कि अब वी यू प्राइम यू यानी कि डेल्टा यू वी यू, तो वी यू कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। जब इसे ओपन करोगे तो वी यू विद रिस्पेक्ट टू यू, अब कंट्रा का है तो प्लस साइन आएगा क्योंकि कंट्रा वाला वेक्टर, और देन क्रिस्टोफर सिंबल्स एंड देयर इज द वेक्टर ओवर हियर। अब कंट्रा का था तो कंट्रा वाले को यू था उसको शिफ्ट करके क्रिस्टोफर सिंबल्स पे ले जाए, और वहां पे क्या आ गया, अल्फा कोई नया आ गया, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से था, यू के रिस्पेक्ट से, यू एज इट इज आ गया और यहाँ पे अल्फा आ गया। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला एक्सपेंड हो गया। ठीक है जी, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रा वेरिएंट टेंसर। ठीक है, टेंसरा में कंट्रा में टेंसर गिवन था लेकिन डेरिवेटिव हमने कौन सा अप्लाई करना था, को ही अप्लाई करना था। ठीक है, अब इसमें साथ ये गिवन होगा कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ अ टेंसर इन लेट्स से पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इट मीन टू से कि आपको पता होना चाहिए कि इसका मीट्रिक क्या होगा। ये मैं ब्लू में लिखता हूँ क्योंकि ये आपको खुद पता होना चाहिए कि इसका मीट्रिक क्या होगा, दैट वुड बी GAB 1 0 0 R²। ठीक है, और अब क्रिस्टोफर सिंबल चाहिए आपको इसके, तो आपको इसे क्रिस्टोफर सिंबल भी फाइंड करने आए थे। मैं यहाँ पे फाइंड नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ 1 2 2 का एक होगा नॉन जीरो दैट इज -R, और एक होगा इसका जी 2 1 2 या 2 2 1 दैट इज इक्वल टू 1/R। तो ये इंफॉर्मेशन आपको खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर पोलर है तो आपको उसके क्रिस्टोफर सिंबल्स पहले खुद से फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर ही आप उसकी सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू वी यू, यानी कि कहने का मकसद क्या है कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए और आपको ये कहा जाए कि उसी क्वेश्चन को आपको ट्रांसफॉर्मेशन करवा ली जाए, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसी के अंदर वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करवा लिया जाए, फिर उसी के लाइन एलिमेंट के अंदर आपको ये कहा जाए कि उसका रीमान टेंसर रिची टेंसर फाइंड आउट करो, तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन को एक ही स्टेटमेंट में आपके पास पूरा पूरा पेपर आपका कवर हो सकता है। तो इसलिए हर तरह से प्रैक्टिस करना ताकि आपको चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल कौन थे, 1 2 2 और 2 1 2 जो को पोलर के अंदर आते होते हैं। ठीक है, अगर आप मैंने कहा था आप लोग फाइंड करेंगे इसके, आई होप सो कि आपके पास होंगे इनके फाइंड किए हुए। तो अब हमने बेसिकली इसको ओपन करना है वी यू, इस चीज को, तो डमी है यू, तो दोनों ही डमी है, तो पहले किसी एक को आप एक्सपेंड कर लो। ठीक है जी, तो हम एक्सपेंड कर लेते हैं जी वी यू सेमीकोलन यू, दैट वुड बी इक्वल टू यू की जगह 1 ले लें, 1 प्लस हमारे पास उसके बाद प्लस वी 2 आ जाएगा, 1 2 तक ही जाएगा, तो आपने 1 2 तक इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है जी, ये पहली टर्म एक्सपेंड की है मैंने, अभी इस टर्म को एक्सपेंड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म को एक्सपेंड करते हैं, प्लस तो u को एक्सपेंड कर लेते हैं पहले इसमें, तो u की जगह पे 1 अल्फा u v अल्फा प्लस 2 अल्फा, एक सेकंड, ये u को हम एक्सपेंड कर रहे थे ना, तो u की जगह पे इधर 1 आएगा ना, बताया करो यार, इधर 1 आएगा तो 2 अल्फा 2 v अल्फा। ठीक है, ये एक्सपेंशन होगी। अब हम क्या करेंगे, जब पूरी टर्म एक्सपेंड होगी तो वी यू कोमा यू
v1, 1 प्लस v2, 2 प्लस 1, अल्फा की जगह पे पहले क्या आएगा 1 1 v1 प्लस 1, अल्फा की जगह पे 2 1 v2 प्लस 2 1 2 v1 प्लस 2 2 2 v2। समझ आई बात आपकी? यस क्वेश्चन है सर। पूछ लो मेरे से। ओके, जब ये चीज आ गई हमारे पास तो अब हमने क्या करना है जी, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल्स थे जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है जी। और ये हमें लाइन एलिमेंट की होता है। ओके, अब v1 को, जो v1 है, अब v1 क्या होगा यहाँ पे, इसको देख के बताओ। ये देखो, ये v था ना, तो ये पहला एलिमेंट v1 और ये क्या कहलाएगा v2 कहलाएगा। अब पोलर था तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है r को, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है थीटा को। तो v1 का विद रिस्पेक्ट टू 1 डेरिवेटिव है, तो v1 क्या था हमारे पास r cos थीटा, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से है r के रिस्पेक्ट से ही है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल r, और v1 क्या आ गया r cos ऑफ थीटा प्लस v2 क्या हमारे पास r sin थीटा, और उसका डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट से है 2 के रिस्पेक्ट से, तो पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा r sin ऑफ थीटा। अभी तक मैंने सिर्फ ये दो टर्म्स लिखी हैं। आगे देखो थर्ड टर्म को, तो 1 वाला वैसे क्रिस्टोफर सिंबल ही 0 है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, और 1 2 1 वो भी 0 है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, ये भी 0 होगी और ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि क्रिस्टोफर सिंबल्स हमारे पास इनके क्या हैं 0 हैं। 1 2 2 और 2 1 2 सिर्फ नॉन 0 है, तो 1 1 1 और 1 2 1 ये दोनों क्या हो गए 0 हो गए, ठीक है। तो प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस 2 1 2 2 1 2 क्या है हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल 2 1 2 1 बाय r, और v1 क्या था हमारे पास r cos थीटा, ठीक है, प्लस 2 2 2 2 2 2 0 है नॉन 0 है, बताओ बच्चे। ये आ गया 0 2 2 2। अब सिर्फ डेरिवेटिव लो और सिंपलीफाइड फॉर्म में इसका आप आंसर लिख दो। पार्शियल ओवर पार्शियल r cos थीटा, तो cos थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये cos थीटा आ गया, प्लस थीटा के रिस्पेक्ट से है तो r बाहर आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी cos थीटा, और r से कैंसिल, वी विल गेट cos थीटा, और ये बन जाएगा जी 2 cos थीटा प्लस r cos थीटा। cos थीटा कॉमन ले लें तो डेट वुड बी 2 प्लस r, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अल्टीमेटली उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपने फाइंड कर ली, इनकी डाइवर्जेंस आपने फाइंड कर ली इस वेक्टर की वी यू आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा की। तो डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं है, सिंपल कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, बट विद रिस्पेक्ट टू डमी इंडेक्स। एक्सपेंड करो और आप इसको वैल्यू पुट कर दो। अगर आप को 3/3 का आ जाए तो आप इसको अलग अलग जरूर कर सकते हो। वी यू सेमी कॉलम यू है तो आप पहले इसको एक्सपेंड कर लो, v1 सेमी कॉलम 1 प्लस v2 सेमी कॉलम 2, इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, एंड पे जो आंसर आएगा उसको आप सम करके लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि बजाय इसके कि सारे को एक ही जगह पे आप एक्सपेंड करें, आप इस लेफ्ट साइड पे इसको 1,1 और 2,2 और 3,3 के साथ लिख लें, फिर कोवेरिएंट डेरिवेटिव अलग अलग लेके एक्सपेंड करके देन आप उसको सम अप कर सकते हैं, अगर आप एक जगह पे ना भी करना चाहें तो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मेरे से।
एनीवन? इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है डाइवर्जेंस से रिलेटेड वो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन रीमान टेंसर और रिची टेंसर के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी आपको गिवन है, क्योंकि जितने भी आपको मैंने लाइन एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनके रीमान टेंसर रिची टेंसर वगैरह आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कि लाइक अगर मैंने एक दफ़ा लिखे थे किसी लेक्चर में मैंने डिफरेंट लाइन एलिमेंट्स थे, तो उनमें से कम हाफ के आप लोग लाजमी फाइंड करो। ये देखो ये मैंने लाइन एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो इनके आप रीमान टेंसर रिची स्केलर वगैरह आप इनके फाइंड आउट करके इनमें से किसी भी 2 3 4 की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैंने यूनिट स्फीयर लिखा है, तो यूनिट स्फीयर डिफरेंट था, यानी कि वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसी लिस्ट में चलें ऐड कर देते हैं ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। कि नंबर 8 पे क्या था हमारे पास, यूनिट स्फीयर जो भी हमने आज किया, यूनिट स्फीयर हमने किया, और उसका क्या था जी, हमारे पास जो रीमान टेंसर हमने फाइंड किया GAB इसका होगा जी इक्वल टू 1 0 0 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें 1 होता है हमारे पास थीटा और 2 होता है हमारे पास जी फाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप किसी भी 2 3 कम से कम 3 के तो करो ताकि आपको प्रैक्टिस हो रही हो, कोई भी आपके पास अगर किसी डिफरेंट टाइप का मैट्रिक भी आए तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें, रीमान टेंसर रिची टेंसर एंड रिची स्केलर वगैरह सारी वैल्यूज। ठीक है बच्चे, सर क्विज 2 को भी सिलेबस बता दें। क्विज 2 का बच्चे एमसीक्यूज हैं, आज के लेक्चर के अलावा जो प्रीवियसली हमने पढ़ा है उस सारे में से होगा, एमसीक्यूज बनाऊंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में होगा सर आज का क्लास है? हाँ जी, आज के टॉपिक के अलावा सारा कुछ होगा। ओके सर। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर तक यानी कि लेक्चर नंबर 6 यहाँ तक है ना, तो यानी कि इस जगह तक आपके पास ये सारा हिस्सा जो है ये क्विज 2 में इंक्लूड होगा। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, ओके, अल्लाह सर एक दफा देख लें।